हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सितंबर एंड दिसंबर 2023 की अटेम्प्ट सेक्शन सी का एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल देखेंगे। सेक्शन सी का ये क्वेश्चन लार्जली तो हमारा रेशियो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक से पर्टेन करता है, लेकिन इस सवाल में हमारे पास कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन में भी स्पेसिफिकली डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी का कॉन्सेप्ट है। तो एक लेंथी क्वेश्चन है, 20 मार्क की इसकी टोटल वेटेज है। रीड करते हैं और इसे डिस्कस करते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। कहता है दिस सिनेरियो रिलेट्स टू दी थ्री रिक्वायरमेंट्स। इस सवाल में तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। दी प्लेंडल ग्रुप ओन 100% ऑफ हैलोवे कंपनी इन एडिशन टू सेवरल स्मॉल सब्सिडरीज। ऑन 31st December 2008, it received an offer to sell Halloway Company for $121 million, which it is considering. The Plendal Group has just completed the preparation of its consolidated financial statement for the year ended 31st December 2008, extracts of which are given below. तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप है प्लेंडल ग्रुप के नाम से, और इस प्लेंडल ग्रुप के पास एक 100% सब्सिडरी आ रही है हैलोवे कंपनी के नाम से, और इस हैलोवे सब्सिडरी के अलावा इसके अलावा कुछ स्मॉल सब्सिडरीज भी हैं। 31 दिसंबर 2008 हमारा ईयर एंड है, और ईयर एंड पे हमारे पास एक ऑफर है कि हम इस सब्सिडरी को सेल कर दें $121 मिलियन में, और हम इस ऑफर को कंसिडर करें कि हमें बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। कहता है इस ग्रुप ने अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए और हमें 31 दिसंबर 2008 पे इसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स गिवन है। हमारे पास कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 एंड 31 दिसंबर 2007 अवेलेबल है। इसमें हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंस कॉस्ट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सारे नंबर्स अवेलेबल है। फिर हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और फिर हमारे पास तीन रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। पहले मैं रिक्वायरमेंट रीड करता हूँ और फिर मैं सवाल की इंफॉर्मेशन को भी रीड करूंगा। रिक्वायरमेंट नंबर ए में कहता है कैलकुलेट द प्लेंडल ग्रुप पोटेंशियल गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी ऑन डिस्पोजल ऑफ हैलोवे कंपनी, कि अगर हम अपनी सब्सिडरी हैलोवे कंपनी को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो इसकी डिस्पोजल पे जो गेन और लॉस आएगा कंसोलिडेटेड लेवल पे, ये हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। कहता है द डायरेक्टर ऑफ द प्लेंडल ग्रुप विशेस टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल डिस्पोजल ऑफ हैलोवे कंपनी। एज अ रिजल्ट they wish to exclude all transaction associated with Halloway Company from the financial statement for the year ended 31st December 2008। कह रहे हमारी कंपनी, हमारे ग्रुप के जो डायरेक्टर्स हैं ना, वो ये असेस करना चाहते हैं कि अगर हम इस सब्सिडी को बेच दें तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसके लिए उनकी ख्वाहिश है कि हम हैलोवे से पर्टेनिंग सारी ट्रांजेक्शन्स को एक्सक्लूड करके कुछ नंबर्स वगैरह कैलकुलेट करें। सो मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड रिकैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर 2008। इस सवाल के पॉइंट नंबर 7 में हमें तीन रेशियोज कैलकुलेट करके दिए हैं 2008 और 2007 के लिए। डायरेक्टर ये चाहते हैं कि इस सब्सिडी को अगर हम बेच दें तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो इस सब्सिडी की ट्रांजेक्शन्स को एक्सक्लूड करके आप इन तीनों रेशियोज को रिकैलकुलेट करें, कि अगर हम सब्सिडी की ट्रांजेक्शन्स को, सब्सिडी की परफॉर्मेंस को एक्सक्लूड कर दें तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितनी होंगे, हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने होंगे, हमारा इंटरेस्ट कवर कितना होगा, और इस पार्ट की 4 मार्क के वेटेज है। पार्ट सी में कहता है एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेंडल ग्रुप। हमें यहाँ पे इस ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करना है, इस ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस के भी ऊपर भी कमेंट्री प्रोवाइड करनी है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 एंड 2007 योर आंसर शुड स्पेसिफिकली रेफर टू द पोटेंशियल डिस्पोजल ऑफ हैलोवे कंपनी। और जो भी है ना, हमें यहाँ पे जो डिस्कशन करनी है, कमेंट्री प्रोवाइड करनी है, वो इस सब्सिडी की डिस्पोजल से पर्टेनिंग करनी है, यानी कि सब्सिडी की डिस्पोजल का इंपैक्ट बताना है कि अगर हम इस सब्सिडी को बेच देंगे तो क्या पोजीशन होगी, नहीं बेचेंगे तो क्या परफॉर्मेंस होगी, बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। इन टोटलिटी सवाल की वेटेज हमारे पास 20 मार्क की है। पार्ट ए में हमें डिस्पोजल गेन और लॉस कैलकुलेट करना है, पार्ट बी में हमें तीन रेशियोज को रिकैलकुलेट करना है, और पार्ट सी में हमें परफॉर्मेंस के ऊपर, यहाँ पर पोजीशन की बात नहीं की, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर हमें कमेंट्री प्रोवाइड करनी है। इस सवाल में हमारे पास बैलेंस शीट तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है। अब हम आते हैं सवाल की फर्दर इंफॉर्मेशन के ऊपर। कहता है द प्लेंडल कंपनी एक्वायर्ड ऑल ऑफ द $20 million $1 शेयर्स ऑफ हैलोवे कंपनी ऑन 1st January 2004 फॉर $88 million। एट दिस डेट हैलोवे कंपनी हैड रिटेन अर्निंग ऑफ $20 million। हैलोवे कंपनी हैड also has
also had land with a fair value of 30 million in excess of its carrying amount. The fair value adjustment has not been reflected in Holloway Company individual financial statement but still exists at 31st December 2008. तो पॉइंट नंबर 1 में हमें हेलोवे सब्सिडरी की एक्विजिशन से पर्टेनिंग इन्फॉर्मेशन दी है कि हमने हेलोवे के $20 मिलियन शेयर्स 1 जनवरी X4 पे एक्वायर किए थे एट अ कॉस्ट ऑफ 88 मिलियन. पॉइंट नंबर 1 में लिखा था कि हम इस सब्सिडरी का 100% शेयर होल्डिंग ओन करता है और जब हमने इसको एक्वायर किया उस वक्त इसकी रिटेन अर्निंग 20 मिलियन थी. सब्सिडरी के सारे एसेट्स की कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू बराबर थी सिवाय एक लैंड के, और लैंड की जो फेयर वैल्यू है वो कैरिंग वैल्यू से $30 मिलियन ज्यादा है. ईयर एंड पे ये लैंड स्टिल एग्जिस्ट करती है और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अभी भी सब्सिडरी के इंडिविजुअल अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है. तो पॉइंट नंबर 1 में हमें एक्विजिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है. पॉइंट नंबर 2 में कहता है Holloway Company had retained earning of 42 million at 31st December 2008. Goodwill in Holloway Company has been impaired by 4 million since acquisition. And of this, 1.5 million was recorded during 2008 due to the news that one of the Holloway major customer was to close. कहता है कि 31st December 2008 पे यानी कि करंट ईयर के ईयर एंड पे इस Holloway कंपनी की रिटेन अर्निंग्स 42 मिलियन है. Holloway की जो गुडविल है ना वो इन टोटलिटी 4 मिलियन से इंपेयर हो गई है और इस 4 मिलियन में से 1.5 मिलियन की इंपेयरमेंट करंट ईयर की है. ऐसा क्यों? क्योंकि करंट ईयर में Holloway का एक मेजर कस्टमर बंद हो गया, चला गया. तो पॉइंट नंबर 1 में एक्विजिशन और पॉइंट नंबर 2 में बेसिकली गुडविल और डिस्पोजल से पर्टेनिंग कुछ डाटा है. पॉइंट नंबर 3 में कहता है प्लेंटल कंपनी डेवलप कंप्यूटर गेम्स. Holloway Company makes and sell packing material. Plentel Company acquired Holloway Company thinking it could utilize the packing material in its game, but has now found little need for them as the gaming has moved online. देखिए जो पेरेंट कंपनी है ना प्लेंटल कंपनी, ये कंप्यूटर गेम्स बनाती है. जो Holloway सब्सिडी है ना ये पैकिंग मटेरियल बनाती है. तो पहले हमने इस सब्सिडी को एक्वायर किया था कि हम अपनी गेम्स को पैकिंग मटेरियल के साथ मतलब पैकिंग मटेरियल में पैक करके बेचेंगे तो हमारी एक सिनर्जी क्रिएट होगी. लेकिन अब चूंकि गेम ज्यादातर ऑनलाइन हो गई है तो अभी सब्सिडी की एसेज हमें बिजनेस नीड नहीं है क्योंकि सारी की सारी गेम्स ऑनलाइन हो गई है तो हम क्या पैक करके वो तो ऑनलाइन सेल होती है. फिर कहता है प्लेंटल कंपनी हैज एक्सपीरियंस इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन रिसेंट ईयर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा बेसिकली हम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं कंप्यूटर गेम बना रहे हैं तो ये तो वैसे भी एक हाई कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री है और ये बात इन्होंने हमें सवाल में बता भी दी कि प्लेंटल कंपनी हैज एक्सपीरियंस इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन रिसेंट ईयर. The competition has led to a significant increase in research and development expenditure by the Plentel Company in 2008. There has also been a general reduction in the expected life of all games, with consumer using games for shorter period before buying new games. देखिए, recent years में हमारे बिजनेस में कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है और इस कॉम्पिटिशन की वजह से हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, नई नई गेम्स को डेवलप करना पड़ रहा है. और चूंकि गेम्स ऑनलाइन हो गई है तो कस्टमर के बिहेवियर में भी एक चेंज देखा गया है कि कस्टमर जो है ना अब गेम्स को ज्यादा अरसे तक नहीं इस्तेमाल करता, मतलब गेम्स को ज्यादा अरसे तक नहीं खेलता, वो बार बार नई गेम्स के ऊपर स्विच कर जाता है. तो जो भी हम गेम डेवलप करते हैं ना इसकी लाइफ भी शॉर्ट होती जा रही है. तो ये यहाँ पे हमारे पास एक बिजनेस केस डेवलप होगा. पॉइंट नंबर 5 में कहता है प्लेंटल कंपनी एंड Holloway कंपनी यूजेस सिमिलर अमाउंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड ऑल ऑफ इट इज लीज्ड. प्लेंटल कंपनी प्लांट एंड मशीनरी is leased under 3-year lease expiring in 2009. Holloway Company uses much longer leases which have an average of 10 years remaining at 31st December 2008. कहता है हमारी पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के पास मोर और लेस सिमिलर अमाउंट की प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और सारी की सारी प्लांट एंड मशीनरी हम लीज पे लेते हैं. लेकिन फर्क इतना है कि पेरेंट कंपनी जो प्लांट एंड इक्विपमेंट लीज पे लेती है ना वो 3 साल की लीज टर्म पे लेती है और वो 2009 में एक्सपायर हो रही है, यानी कि उन्हें 2009 में दोबारा से लीज को रिन्यू करना पड़ेगा. लेकिन सब्सिडरी कंपनी ने जो चीजें लीज पे ली है ना उनका एवरेज ड्यूरेशन 10 सालों का है 31 दिसंबर 2008 पे. तो दोनों कंपनीज के पास मोर और लेस सिमिलर प्लांट एंड मशीनरीज हैं, दोनों लीजेस में हैं, लेकिन प्लेंटल कंपनी की लीजेस 3 इयर्स लीज टर्म पे है और सब्सिडरी कंपनी की लीजेस ऑन एन एवरेज 10 इयर्स की लीज टर्म पे है. फिर पॉइंट नंबर 6 में कहता है एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम दी Holloway कंपनी. हमें सब्सिडरी से पर्टेनिंग कुछ नंबर्स बता रहा है. एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम Holloway कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 आर एज फॉलो. हमारे पास सब्सिडरी का 2008 का रेवेन्यू का नंबर, ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर और फाइनेंस कॉस्ट का नंबर अवेलेबल है.
पॉइंट नंबर 7 में कहता है द फॉलोइंग रेशियोज हैज बीन करेक्टली कैलकुलेटेड फॉर द प्लंडल ग्रुप फॉर 2008 एंड 2007। हमें इस प्लंडल ग्रुप के लिए 2 सालों के कुछ रेशियोज करेक्टली कैलकुलेट करके दिए हुए। कौन कौन से? एक तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके दिया हुआ है, एक हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके दिया हुआ है, और एक हमें इंटरेस्ट कवर कैलकुलेट करके दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट नंबर ए मैकेनिकल है, जिसमें हमें डिस्पोजल गेन और लॉस कैलकुलेट करना है। रिक्वायरमेंट नंबर बी भी सॉर्ट ऑफ अ न्यूमेरिकल है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिवाइज रेशियोज कैलकुलेट करने सब्सिडी को एक्सक्लूड करके। रिक्वायरमेंट नंबर सी थोड़ा सा थियोरेटिकल, थोड़ी सी जजमेंट, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है कि हमें प्लंडल ग्रुप की परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट्री, उसकी परफॉर्मेंस को हमें एनालाइज करना है। तो एक दफा तो इस सवाल को आप लोग खुद से दोबारा से रीड करें, इस वीडियो को पॉज करके। पहली बार अगर ये सवाल देख रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें, इस सवाल को दोबारा से रीड करें और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। देखिए, पास पेपर के अगर आप सॉल्यूशंस डायरेक्टली वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर कर लेते तो ये आज सच आपको इतना फायदा नहीं देंगे, लेकिन अगर आप सवालों को पहले खुद से अटेम्प्ट करें, 20 मार्क का सवाल है तो इस पर आधा पौना घंटा खुद से लगाएं और उसके बाद फिर आप इसके सोल्यूशन को रेफर कीजिएगा। तो अगर आप पहली बार ये सवाल देख रहे हैं तो आपका ज्यादा फायदा इसमें है कि आप डायरेक्टली इसका सोल्यूशन ना देखें, पहले इस सवाल को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और उसके बाद फिर आप रेफरेंस के लिए, चेक करने के लिए इसके सोल्यूशन को रेफर कर सकते हैं। एनीवे, चलते हम अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर ए को देखते हैं, जिसमें हमें गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ हेलोवे कंपनी कैलकुलेट करना है। अब हेलोवे कंपनी की डिस्पोजल पे गेन और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके नेट एसेट्स कैलकुलेट करने होंगे, और नेट एसेट्स भी हम 2 डेट्स पे कैलकुलेट करेंगे। एट एक्विजिशन कितने नेट एसेट्स थे और एट डिस्पोजल कितने नेट एसेट्स हैं, क्योंकि एट एक्विजिशन के नेट एसेट्स से हम गुडविल का नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे और डिस्पोजल के नेट एसेट्स से हम डिस्पोजल गेन और लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, नेट एसेट्स एट पोटेंशियल डिस्पोजल। देखिए, सबसे पहले हमारे पास सब्सिडरी का शेयर कैपिटल का नंबर अवेलेबल था, हमें इस सवाल की पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ था। पॉइंट नंबर 1 में था कि प्लंडल कंपनी एक्वायर्ड ऑल ऑफ द $20 मिलियन $1 शेयर, ऑल ऑफ द $20 मिलियन $1 शेयर, यानी कि शेयर कैपिटल कितना है? 20 मिलियन। तो हम यहाँ पर डॉलर्स इन थाउजेंड्स में फिगर्स लिखते हैं, डॉलर्स इन थाउजेंड्स में फिगर लिखते हैं। फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग का नंबर भी अवेलेबल था। रिटेन अर्निंग का नंबर हमारे पास पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 में अवेलेबल था। पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि एट दिस डेट, यानी कि एट एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 2004, हेलोवे कंपनी हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 20 मिलियन। तो एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग कितनी थी? 20 मिलियन। और पॉइंट नंबर 2 में बताया था, पॉइंट नंबर 2 में बताया था कि हेलोवे कंपनी हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 42 मिलियन एट 31 दिसंबर 2008। डिस्पोजल के वक्त रिटेन अर्निंग कितनी है? 42 मिलियन। तो ये हो जाएगा 42,000। हम बेसिकली यहाँ पर जितनी भी वर्किंग कर रहे हैं वो डॉलर्स इन थाउजेंड्स में कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी थी लैंड से पर्टेनिंग। इन्होंने हमें पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि जब आपने सब्सिडी को एक्वायर किया तो एक लैंड थी सब्सिडी के पास जिसकी फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 30 मिलियन ज्यादा थी। ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आज तक बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं हुई और ये लैंड अभी भी 31 दिसंबर 2008 पे एग्जिस्ट करती है। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी है? 30 मिलियन। तो ये हमारे पास एक्विजिशन डेट पे भी आ जाएगी और ये हमारे पास डिस्पोजल डेट पे भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग कैलकुलेट हो जाएंगे। तो नेट एसेट्स एट एक्विजिशन आ गए 70 मिलियन या $70,000 और नेट एसेट एट रिपोर्टिंग आ गए 20 + 42 + 30 दैट इज $92 मिलियन। अब अगर हमें सब्सिडरी की गुडविल कैलकुलेट करें तो गुडविल यहां पर बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें पॉइंट नंबर 1 में ही बताया था कि हमने 1 जनवरी 2004 पे सब्सिडरी के 100% शेयर्स एक्वायर किए थे एट अ कॉस्ट ऑफ 88 मिलियन। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 88,000। इस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, और एक्विजिशन डेट पे हमारे पास इस सब्सिडरी की नेट एसेट्स कितने हैं? 70 मिलियन। तो यानी कि हमारे पास गुडविल एट एक्विजिशन कैलकुलेट हो जाएगी और गुडविल एट एक्विजिशन आ जाएगा हमारा 18 मिलियन, $18,000, 18 मिलियन। फिर उन्होंने पॉइंट नंबर 2 में गुडविल की इम्पेयरमेंट की भी बात की थी। गुडविल इन हेलोवे कंपनी हैज बीन इम्पेयर्ड बाय $4 मिलियन। 4 मिलियन से गुडविल अब तक इम्पेयर हो गई है। तो इम्पेयरमेंट को अगर अकाउंट फॉर करें तो हमारे पास गुडविल एट दैट रिपोर्टिंग डेट, गुडविल एट डिस्पोजल कितना रह जाएगा? $14 मिलियन। हमारे पास डिस्पोजल डेट पे गुडविल कितनी रह गई है? $14 मिलियन।
एनसीआई यहाँ पर है नहीं क्योंकि हमारी सब्सिडरी के अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो 100%। तो हमने नेट एसेट एट एक्विजिशन की मदद से गुडविल एट एक्विजिशन कैलकुलेट किया, इम्पेयरमेंट को अकाउंट फॉर करके गुडविल एट डिस्पोजल कैलकुलेट किया, हमने नेट एसेट से डिस्पोजल कैलकुलेट किया। अब हम गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास सेल प्रोसीड कितनी है? सवाल के मेन पैरा में इन्होंने कहा था कि कंपनी रिसीव्ड एन ऑफर टू सेल हेलोवे कंपनी फॉर $121 मिलियन $121 मिलियन। तो हमारे पास पोटेंशियल सेल प्रोसीड है 121,000। इससे हम लेस कर देंगे नेट एसेट्स एट डिस्पोजल, इससे हम लेस कर देंगे गुडविल एट डिस्पोजल। तो नेट एसेट एट डिस्पोजल है हमारे पास 92,000, गुडविल एट डिस्पोजल है हमारे पास 14,000। तो सेल प्रोसीड से अगर आप नेट एसेट्स एट डिस्पोजल और गुडविल एट डिस्पोजल का नंबर लेस करोगे, आपके पास गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल का नंबर आ जाएगा 121 माइनस 92 माइनस 14, ये आ जाएगा हमारे पास 15,000। ये हमारा गेन ऑन डिस्पोजल। ये हमने सवाल के रिक्वायरमेंट का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है कि जिसमें हमें डिस्पोजल गेन और लॉस कैलकुलेट करना था। अब हम आते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट पे। सेकंड जो रिक्वायरमेंट थी हमारे पास, सेकंड रिक्वायरमेंट में हमें इन तीनों रेशियोज को रिकैलकुलेट करना था, और इन तीनों रेशियोज को रिकैलकुलेट करना था कंसीडरिंग कि अगर हम सब्सिडरी की ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट एक्सक्लूड कर दें। अब सब्सिडरी का हमें पीएनएल के कुछ नंबर्स और हमें कंसोलिडेटेड पीएनएल के कुछ नंबर्स ऑलरेडी यहाँ सवाल में दिए हुए। यहाँ देखिएगा, अगर मैं एक रिवाइज्ड पीएनएल बनाऊं, एक पीएनएल हमारे पास स्प्लेंडल ग्रुप का और एक हमारे पास स्प्लेंडल ग्रुप एक्सक्लूडिंग हेलोवे। हम रिवाइज पीएनएल बनाते हैं क्योंकि इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और फिर हम रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंस कॉस्ट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। स्प्लेंडल ग्रुप का रेवेन्यू था 2008 का 86,400, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 46,400, ग्रॉस प्रॉफिट है 39,800, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 22,500 और हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 17,1300, फाइनेंस कॉस्ट है 4.9 मिलियन और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 12। ये हमारे पास स्प्लेंडल ग्रुप का कंप्लीट कंसोलिडेटेड पीएनएल अवेलेबल है इंक्लूडिंग दी सब्सिडरी हेलोवे ग्रुप। अब अगर हम यहाँ पर हेलोवे कंपनी के नंबर्स को प्लॉट करें, हेलोवे कंपनी का हमारा रेवेन्यू कितना था 33,500, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 18,080, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 13,580 और फाइनेंस कॉस्ट है 1,900। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो कि हमारे पास इस हेलोवे कंपनी के गिवन है। रेवेन्यू का नंबर अवेलेबल था, ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर अवेलेबल था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंस कॉस्ट का नंबर अवेलेबल था पॉइंट नंबर 6 में। अब इन नंबर्स की बेसिस पे मैं बैलेंसिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और पीबीटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट होगा, 33,500 माइनस 18,080। अगर मैं रेवेन्यू से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, दैट इज 15,420। इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का डिफरेंस लूँ तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा, तो 18,080 माइनस 13,580, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए 4,500। और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर मैं फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर दूं तो 13,580 माइनस 1900, तो ये आ गया 11,680। मैंने क्या करा कि पहले तो स्प्लेंडल ग्रुप का ओवरऑल पीएनएल प्लॉट कर दिया, हेलोवे कंपनी का ओवरऑल पीएनएल प्लॉट कर दिया। अब मैं स्प्लेंडल ग्रुप के पीएनएल के नंबर्स कैलकुलेट करूंगा लेकिन सब्सिडरी हेलोवे को एक्सक्लूड करके। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रेवेन्यू का डिफरेंस ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिफरेंस ले लेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंस कॉस्ट का डिफरेंस ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 86,400 माइनस 33,500, ये आ गया हमारे पास 5,900। इसी तरीके से 46,400 माइनस 15,420, ये आ जाएगा हमारे पास 30,980। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 5,900 माइनस 30,980, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 21,920। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 22,500 माइनस 4,500, ये आ गया 18,000
तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 21920 माइनस 18,000, 3920। फाइनेंस कॉस्ट 4900 माइनस 1900, तो ये आएगा 3000। और हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 920। हमने सिंपली ओवरऑल ग्रुप के पीएनएल में से हेलोवे कंपनी के फॉर द ईयर के नंबर्स माइनस किए, तो हमारे पास ओवरऑल ग्रुप एक्सक्लूडिंग हेलोवे कंपनी के पीएनएल के नंबर्स आ गए। अब हमें सवाल के अंदर 3 रेशियोज गिवन थे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और इंटरेस्ट कवर, और इन्हीं को हमें रिकैलकुलेट करना था सब्सिडी की ट्रांजेक्शन्स को एक्सक्लूड करके। तो एक हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और तीसरा इंटरेस्ट कवर। देखिए, अगर मैं ओवरऑल ग्रुप का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखूं तो 3980 डिवाइडेड बाय 86400, 39800 डिवाइडेड बाय 86400, तो ये आ रहा है हमारे पास 46%। और ये हमें सवाल में कैलकुलेट करके दिया हुआ है, 46.1%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 20%, और इंटरेस्ट कवर है हमारे पास 3.5 टाइम्स। अगर हम प्लेंडल ग्रुप से हेलोवे कंपनी को एक्सक्लूड कर दें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? 21920 डिवाइडेड बाय 52900, 21920 डिवाइडेड बाय 52900, ये आ गया हमारे पास 41.4%। इसी तरीके से ऑपरेटिंग मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैं सेल से डिवाइड कर दूं तो 3920 डिवाइडेड बाय 52900, ये आ जाएगा हमारे पास 7.4%। और इंटरेस्ट कवर के लिए हम 3000 डिवाइडेड बाय 3920, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3920 डिवाइड बाय 3000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.3 टाइम्स। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया है। कैलकुलेशन एरर मैंने ये की है कि हमारे पास जो ओवरऑल ग्रुप का कॉस्ट ऑफ सेल्स था ये 46400 था, और हमने यहाँ पे 46400 लिख दिया था, जबकि ये 46600 था। इसको अगर मैं सही करूँ तो हमारा ये नंबर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये नंबर चेंज होगा, तो ये नंबर चेंज होगा, ये नंबर चेंज होगा, और ये नंबर चेंज होगा। तो जो हमारा रिवाइज प्लेंडल ग्रुप का कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा तो 46400 माइनस 15420, ये आ जाएगा 31180। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा 52900 माइनस 31180, तो ये आएगा हमारे पास 21720। और जब 21720 डिवाइडेड बाय 52900 करेंगे तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो 41.1% कैलकुलेट होगा, 41.1% कैलकुलेट होगा। तो थोड़ी सी यहाँ $200 की एक एरर था, तो उसको सही करके ये हमने सही कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और इंटरेस्ट कवर के नंबर्स में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। देखें, हमारे पास ये ओवरऑल ग्रुप का पीएनएल अवेलेबल है, ये सब्सिडरी कंपनी का पीएनएल अवेलेबल है। हम इन दोनों का डिफरेंशियल लेकर प्लेंडल ग्रुप एक्सक्लूडिंग हेलोवे कंपनी का पीएनएल कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन एक सवाल में एडजस्टमेंट ये भी थी पॉइंट नंबर 2 में कि इस सब्सिडरी की जो गुडविल है ना वो $4 मिलियन इन टोटलिटी इंपेयर हो गई है, और इस 4 मिलियन में से 1.5 मिलियन करंट ईयर में रिकॉर्डेड है। इस 4 मिलियन में से 1.5 करंट ईयर में रिकॉर्डेड है। तो अगर मुझे प्लेंडल ग्रुप में से हेलोवे के सारे इफेक्ट एक्सक्लूड करने हैं, प्लेंडल ग्रुप में से हेलोवे के सारे इफेक्ट एक्सक्लूड करने हैं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से हेलोवे कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, और जो 1.5 मिलियन की इंपेयरमेंट का इंपैक्ट है वो भी एक्सक्लूड कर दूंगा, क्योंकि अभी हम प्लेंडल ग्रुप का पीएनएल बना रहे हैं हेलोवे के सारे इफेक्ट्स को एक्सक्लूड करके। तो अगर हम 22,500 माइनस 4.5 मिलियन करें, इन दोनों का डिफरेंशियल आ गया 18, और इस 18 मिलियन में 1.5 मिलियन की इंपेयरमेंट है, तो इस इंपेयरमेंट को भी हटा दें। तो इंपेयरमेंट को हटाने के बाद ये बनेगा 16500। और फिर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 21720 माइनस 16500, तो ये आएगा आपके पास 5220। यहां पे मैं ये बात लिख देता हूं, एक्सक्लूडिंग इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, हमने गुडविल की इंपेयरमेंट को भी हटा दिया। और फिर अगर हम पीबीटी कैलकुलेट करें तो 5220 माइनस 3000, यह आ जाएगा 2220। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 5220 डिवाइडेड बाय 52900, तो ये आ गया हमारे पास 9.9%।
और इंटरेस्ट कवर आ जाएगा हमारे पास 5220 डिवाइड बाय 3000, 5220 डिवाइड बाय 3000, तो ये आ गया हमारे पास 1.7 टाइम्स। ये हमने सवाल की सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली। सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या था कि हमें इन तीनों रेशियोज को रिकैलकुलेट करना था सब्सिडरी की ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूड करके। तो हमने सब्सिडरी की पीएनएल को एक्सक्लूड करके एक रिवाइज पीएनएल बनाया ओवरऑल ग्रुप का, बट एक्सक्लूडिंग दी सब्सिडरी, और फिर इन रेशियोज को रिकैलकुलेट किया तो हमारे पास 41%, 9.9% और 1.7 टाइम्स आ गया। ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम थर्ड रिक्वायरमेंट पे। थर्ड रिक्वायरमेंट में कहता है कि आप प्लिंडल ग्रुप की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें 2008 के लिए, 2007 के लिए, और आपके आंसर में रेफरेंस देना है हमें कि हेलोवे ग्रुप के, हेलोवे कंपनी के डिस्पोजल का क्या पोटेंशियल इंपैक्ट होगा। अगर हम इसे बेच देते तो हमें क्या इंपैक्ट आएगा, बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। सिर्फ इस कमेंट्री के लिए ना, सिर्फ इस कमेंट्री के लिए मैं यही सारे रेशियोज इस हेलोवे कंपनी के इंडिविजुअली कैलकुलेट करता हूं। मैं यही सारे रेशियोज इस हेलोवे कंपनी के इंडिविजुअली कैलकुलेट करता हूं। देखिए हेलोवे कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 18080 डिवाइडेड बाय 33500, 18080 डिवाइडेड बाय 33500, तो ये आ जाएगा हमारे पास 53.9 या 54%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, 13580 डिवाइडेड बाय 33500, तो 13580 डिवाइडेड बाय 33500, ये आ जाएगा 40.5%। और इंटरेस्ट कवर अगर हम देखें तो 13580 डिवाइडेड बाय 1900, तो 13580 डिवाइडेड बाय 1900, यह आ जाएगा 7.2 टाइम्स। ये मैंने क्यों कैलकुलेट किया, ये हमें एनालिसिस में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब देखें हमें परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, हमें परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। सबसे पहले अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, देखिए दोनों सालों के कंपैरिजन में ग्रुप का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर ये 82,300 था, अब ये 86,400 हो गया है। तो हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू है ये हमारा इंक्रीज हुआ है। और कितने से इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है 86,400 माइनस 82,300, इंक्रीज कितना आया है, 86,400 माइनस 82,300, इंक्रीज आया है 4,100 का। 4,100 से हमारा ग्रुप का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और ये काफी अच्छी बात है। काफी अच्छी बात क्यों, क्योंकि इन्होंने हमें सवाल में बताया था कि हम इंक्रीज कंपटीशन में ऑपरेट कर रहे हैं। जनरली कंपटीशन के अंदर तो रेवेन्यू मेंटेन करना बड़ी बात होती है, इन्होंने अपना रेवेन्यू ग्रो कर दिया, तो कंपटीशन होने के बावजूद इन्होंने अपना रेवेन्यू ग्रो कर दिया, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन है। और साथ साथ कंपटीशन में जनरली हम क्या करते हैं, कंपटीशन में जनरली हम अपनी प्राइजेस को कम कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने अपनी प्राइजेस को कम किया, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इस सवाल में इन्फॉर्मेशन क्या थी, सवाल में इन्फॉर्मेशन ये थी कि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो कंपटीशन के बढ़ने के बावजूद अगर हमने प्राइसेस कम की है या प्राइसेस कम नहीं की, तो कंपटीशन के बढ़ने के बावजूद अगर हमने रेवेन्यू इंक्रीज किया है, तो दैट्स अ गुड साइन कि हमारी कंपनी जो है ना अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर आप हेलोवे का रेवेन्यू देखें तो हेलोवे का रेवेन्यू कितना है, हेलोवे का करंट ईयर का रेवेन्यू है 33,500। हेलोवे का करंट ईयर का रेवेन्यू है 33,500। और 33,500 के रेवेन्यू को अगर हम ग्रुप के रेवेन्यू से कंपेयर करें कि ग्रुप का रेवेन्यू 86,400 है, जिसमें से 33,500 रेवेन्यू हेलोवे का है, तो ये बनता है 33,500 डिवाइडेड बाय 86,400। अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करें तो ये बनता है 38.8% ऑफ ग्रुप रेवेन्यू, 38.8% ऑफ ग्रुप रेवेन्यू। ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 4,100 से, जो कि गुड साइन है कंसीडरिंग के कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। लेकिन ग्रुप के इस रेवेन्यू में से 38.8% रेवेन्यू सिर्फ एक इंडिविजुअल सब्सिडरी का है, दैट इज हेलोवे। और अगर आप इस सब्सिडरी को बेच देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके ग्रुप के रेवेन्यू में एक ठीक ठाक डिक्लाइन आ रहा होगा, एक ठीक ठाक कमी आ रही होगी। तो यहाँ पे हम ये पूरी बातें कमेंट्री में प्रोवाइड कर देंगे that the overall revenue of the group has increased by 4.1 million despite the increase in competition and the potential decrease in the prices of the online games. However, if the subsidiary Hellowe company is disposed of, it comprises of 38.8% of the revenue from the overall group.
So there would be a significant decline of the group revenue if such subsidiaries dispose of. और दूसरी बात यहाँ पे एक ये भी है कि पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों बिल्कुल अलग अलग बिजनेस में है. पेरेंट कंपनी गेम्स बना रही है, सब्सिडरी कंपनी पैकिंग मटेरियल बना रही है. पेरेंट कंपनी के बिजनेस में कंपटीशन बढ़ गया है, सब्सिडरी के पैकिंग मटेरियल के बिजनेस की कंपटीशन की इसने कोई बात नहीं की. इन्होंने ये बताया कि पेरेंट कंपनी गेम्स बनाती है, सब्सिडरी कंपनी पैकिंग मटेरियल बनाती है. पेरेंट कंपनी के बिजनेस का में कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन सब्सिडरी के बिजनेस में कंपटीशन में क्या इंपैक्ट है ये कुछ नहीं बताया. तो अगर पेरेंट कंपनी ऑलरेडी कॉम्पिटिंग बिजनेस में है और सब्सिडरी एक दूसरा बिजनेस कर रही है, तो इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की सब्सिडरी जो कि एक डिफरेंट बिजनेस कर रही है, आपके रिस्क को प्रोटेक्ट, आपके बिजनेस रिस्क को प्रोटेक्ट कर रही है, बेचना कहीं से भी समझदारी नहीं लग रही. रीजन बीइंग कि वो एक डिफरेंट मार्केट में है जहां पे इतना कंपटीशन नहीं है, तो फिर हमें सब्सिडरी को बेचने का डिसीजन रिकंसिडर करना चाहिए. अभी तो हम सिर्फ रेवेन्यू पे बात कर रहे हैं. इसके बाद अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखें, लास्ट ईयर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कितना था? 47.6%. इस साल ये कितना हो गया है? 46.1%. तो सिर्फ 1% के करीब कोई कमी आई है, 1.5% के परसेंट कोई कमी आई है. लास्ट ईयर ये 47.6% था, इस साल ये 46.1% हो गया. तो यहाँ पे हमारे पास रीजनेबल केस है कि द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज डिक्रीज very little by just 1.5%, and this may be due to the research and development cost because of increased competition. हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया है ना, तो हो सकता है कि इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे की वजह से जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो स्लाइटली, वो सिर्फ 1.5% कम हुआ है. फिर अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें, लास्ट ईयर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? लास्ट ईयर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 24%. इस साल वो कम हो गया, कितना हो गया? 20%. ग्रुप के परस्पेक्टिव से 24% से 20%. और अगर इस सब्सिडी को एक्सक्लूड कर दें, इस सब्सिडी को एक्सक्लूड कर दें, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है? सिर्फ 9.9%. मैं समझाना चाहता हूं मैं क्या कह रहा हूं. लास्ट ईयर ग्रुप का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 24.2%. इस साल सब्सिडी को मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20%, 4% की कमी आई है. लेकिन अगर आप इस साल के ग्रुप में से इस सब्सिडी को एक्सक्लूड कर देना, तो हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन 20% से कम होकर सिर्फ 9.9% रह जाएगा. और ये कैसे कंक्लूड किया मैंने? अगर आप इन नंबर्स को गौर करें तो ग्रुप का ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट 46% है करंट ईयर में, इस सब्सिडी का इंडिविजुअली 54% है. तो सब्सिडी को हटा दें अगर, तो फिर ग्रुप का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40%, 41% रह जाता है. देखें, सब्सिडी को मिलाकर लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 47%. इस साल कितना है? 46%. और इस साल के 46% में से अगर आप इस सब्सिडी को हटा दें जिसका अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 54% है, तो ग्रुप की क्या पोजीशन रह जाएगी? ग्रुप 41% पे आ जाएगा, यानी कि 47.6% से कम होकर 41% रह जाएगा. और इससे ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन में. वैसे तो ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलरेडी कम हुआ है 4% से, लास्ट ईयर ये 24.4% था, इस साल 20% है. लेकिन अगर इस 20% से भी आप इस सब्सिडी को हटा दें तो ये 20% से कम होकर 9.9% रह जाएगा. यानी कि आपकी ये सब्सिडी वैसे ही इतना अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है, 40.5% का एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है. तो अगर आप इस सब्सिडी को बाहर निकाल देते हैं तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी तकरीबन 6-7% से कम होगा, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी तकरीबन ठीक ठाक कम हो जाएगा. इंटरेस्ट कवर की बात करें तो लास्ट ईयर हमारा इंटरेस्ट कवर 3.8 टाइम्स था, यानी कि हमारा प्रॉफिट इतना था कि वो हमारे इंटरेस्ट को 3.8 टाइम्स कवर कर ले. इस साल इसमें कमी आई है 3.5 टाइम्स, यानी कि 3.8 टाइम्स से कम हो गया, 3.5 टाइम्स हो गया. लेकिन अगर आप इसमें से सब्सिडी को एक्सक्लूड कर देना तो आपका इंटरेस्ट कवर 3.5 टाइम्स से डबल कम होकर 1.7 टाइम रह जाएगा, क्योंकि सब्सिडी अपना इंटरेस्ट कवर 7.2 मेंटेन कर रही है. और अगर आपने सब्सिडी को ही हटा दिया तो आपका इंटरेस्ट कवर 3.5 से कम होकर सिग्निफिकेंटली 1.7 आ जाएगा. तो अगर आपने सब्सिडी को बेच दिया तो हम क्या क्या लिखेंगे? रेवेन्यू से तकरीबन 38% कम हो जाएगा. आप डाइवर्स बिजनेस से निकलकर कंपटीशन वाले बिजनेस में रह जाओगे. आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे एडवर्स इफेक्ट आ रहा होगा, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे एडवर्स इफेक्ट आ रहा होगा, आपके इंटरेस्ट कवर पे एडवर्स इफेक्ट आ रहा होगा. और अगर हम सवाल की इंफॉर्मेशन को देखें, इसमें सब्सिडी के एक्विजिशन का डेटा था, इसमें डिस्पोजल का डेटा था, इसमें डाइवर्स बिजनेसेस की बात की गई थी, इसमें कंपटीशन की बात की गई थी. इस पॉइंट में ये बताया था कि दोनों कंपनीज की सिमिलर प्लांट एंड मशीनरी और दोनों ने लीज पे ली है.
पेरेंट कंपनी 3 साल की लीज पे लेता है, सब्सिडरी कंपनी 10 साल की लीज पे लेता है, तो ऑब्वियसली अगर सब्सिडरी कंपनी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लीज पे ले रही है ये चीज है तो सब्सिडरी का इंटरेस्ट ज्यादा होगा, पेरेंट का इंटरेस्ट कम होगा, तो ये भी मेंशन कर सकते हैं। तो यही सारी बातें जो मैंने इन नंबर्स को देखते हुए आपके सामने डिस्कस की, यही सारी बातें हमने इसकी कमेंट्री में, इसकी एनालिसिस में प्रेजेंट कर देनी है, ड्राफ्ट कर देनी। अब यही सारी बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की ना, इन नंबर्स को देखते हुए कि रेवेन्यू का कितना परसेंट सब्सिडी से पर्टेन करता है, सब्सिडी को हटा दोगे तो रेवेन्यू कितना रह जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कमी आएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कमी आएगी, इंटरेस्ट कवर का नंबर हमारा खराब हो जाएगा, यही सारी बातें हम कमेंट्री में प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपके सामने एसीसी के एग्जामिनर का सजेस्टेड आंसर भी रीड करता हूं ताकि हम देख सकें यही सारी चीजें एसीसी के एग्जामिनर ने अपने सॉल्यूशन में कैसे प्लॉट किया। कहता है द ग्रुप रेवेन्यू परफॉर्मेंस के ऊपर मैं कमेंट्री डिस्कस कर रहा हूं। ग्रुप रेवेन्यू हैज इंक्रीज इन द ईयर फ्रॉम 82.3 टू 86.4, शोइंग दैट द ग्रुप हैज परफॉर्म्ड वेल। हमारा जो ग्रुप का रेवेन्यू था वो इंक्रीज हुआ था 4.1 मिलियन से। Group revenue has increased in the year from 82.3 to 86.4, showing that the group has performed well despite the competition faced from the new companies. Hellaway generated 33.5 million sales. It appears that most of the sales come from rest of the group. However, disposal of subsidiary would have a significant impact on overall sales as it represents 39% of the total revenue. देखिए, ग्रुप का टोटल रेवेन्यू 86.4 है, जिसमें से सब्सिडरी का रेवेन्यू 33.5 है, यानी कि इस सब्सिडरी के अलावा जो बाकी सब्सिडरी और पेरेंट है ना, इसका 52.9 मिलियन का रेवेन्यू है। लेकिन अगर आपने बेच दिया तो आपके रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट कमी आ जाएगी, क्योंकि इस सब्सिडरी का जो रेवेन्यू है वो आपके ग्रुप रेवेन्यू का 38.8 यानी कि 39% रिप्रेजेंट करता है। यही बात इन्होंने पहले पैरा में लिखी है। फिर कहता है The gross profit margin has slightly declined in the year from 47.6% to 46.1%, and this could be due to the company's investment in research and development incurred in producing new games. हमारे ग्रुप का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसमें जरा सी कमी आई है, और ये सही बात है क्योंकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा खर्चा कर रहे हैं नई गेम डेवलप करने के लिए। It could also be that the game have reduced in prices following the increased competition in the market. चूंकि हमने प्राइसेस भी कम कर दी होगी कंपटीशन की वजह से, तो इस वजह से भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी कमी आई है। When the results of subsidiary Hellaway are excluded, we can see that the rest of the group makes much lower margin than Hellaway company, which makes a good gross profit margin of 54%. क्या कहना चाह रहा है? अभी हमारे ग्रुप का करंट ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 46। अगर आप इस सब्सिडरी को हटा दोगे तो ग्रुप का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 41 पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो सब्सिडरी है ना ये बहुत अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बना रही है, दैट इज 54% का। ये बात इन्होंने यहां लिखी है। फिर कहता है Hellaway कंपनी इज इन अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री देन द प्लेंटल पेरेंट कंपनी, बट Hellaway पैकिंग मटेरियल मे कैरी लेस रिस्क देन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू गेमिंग प्रोडक्ट। प्लेंटल कुड पोटेंशियली कंसिडर नॉट सेलिंग ड्यू टू दिस लोअर रिस्क। कह रहा है पेरेंट ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है, कंपटीशन फेस कर रहा है, सब्सिडी दूसरा काम कर रही है जहां पे इतना रिस्क नहीं हो सकता, तो चूंकि हम डाइवर्स बिजनेस में है, हमारा रिस्क सिक्योर्ड है, तो इसको बेचने का जो डिसीजन है वो रिकंसिडर कर ले। When the results of Hellaway are removed, the operating margin falls. This shows that Hellaway company generate margin far above the rest of the group, which suggests another reason for keeping the Hellaway. क्या मतलब? देखिए, ग्रुप का ऑपरेटिंग मार्जिन 20% है, Hellaway का सिर्फ 40% है, और अगर आपने इस सब्सिडी को हटा दिया तो ये 20% से आधा रहकर 9.9% हो जाएगा। तो ये एक और रीजनिंग है कि सब्सिडी को बेचने का डिसीजन रिकंसिडर कर लें, बेचा ना जाए। The current year impairment does not raise a concern over Hellaway company as they have lost one of the biggest customer. The current year impairment does raise a concern over the Hellaway company as they have lost one of the major customer, biggest customer, and this will have obvious risk over the potential for declining future revenue, which may be the reason to consider the offer for sale. अच्छा, एक चीज जो हमने अपने डिस्कशन में मिस कर दी थी कि इन्होंने मैं सवाल में बताया था कि हमारी जो गुडविल है ना वो इम्पेयर हो रही है क्योंकि हमारा एक मेजर कस्टमर चला गया है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि चूंकि हमारा मेजर कस्टमर चला गया है तो इसका मतलब है आने वाले वक्तों में रेवेन्यू में इस सब्सिडरी के रेवेन्यू में कमी आएगी, और अगर इस सब्सिडरी के रेवेन्यू में कमी आएगी तो आपको एक रीजन मिल जाता है कि आप इस सब्सिडरी को बेच दो।
मतलब हम कुड करके करके आंसर कर रहे होंगे, हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, क्योंकि जितनी पोजीशन हमारे सामने है, पॉजिटिव चीजों को देखते हुए हम कहेंगे कि सब्सिडी को नहीं बेचना चाहिए, नेगेटिव चीजों को हम देखते हुए कहेंगे कि सब्सिडी को बेच देना चाहिए। फिर कहता है द इंटरेस्ट कवर इज डिक्लाइन इन द ईयर, there has not been an increase in the finance cost, so this is due to decline in profit. This worsen when the Hellaway company is excluded. Hellaway company not only generates higher profit than the rest of the group, but has lower interest cover of 1.9 out of the total 4.9. देखो, ये कहना चाह रहा है कि अगर आप अपनी फाइनेंस कॉस्ट देखो तो फाइनेंस कॉस्ट में तो कमी आई है, पहले 5.3 मिलियन था, 4.9 मिलियन हो गया। लेकिन इंटरेस्ट कवर हमारा कम हो गया, पहले 3.8 टाइम्स था, अब 3.5 टाइम्स हो गया। अगर फाइनेंस कॉस्ट में कमी आई है और इंटरेस्ट कवर हमारा खराब हो गया है, तो इसका मतलब है हमारे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, और ये में दिखाई भी दे रहा है। लास्ट ईयर 19.9 था, इस साल 17.3 है। और सोने पे सुहागा ये कि अगर आप इस सब्सिडी को हटा देना तो फिर तो आपका इंटरेस्ट कवर 3.5 से भी कम होकर 1.7 टाइम्स रह जाएगा, क्योंकि सब्सिडी का इंटरेस्ट कवर काफी तगड़ा है, 7.2 टाइम्स है। टोटल 4.9 मिलियन में से सिर्फ सब्सिडी से बढ़ने 1.9 मिलियन का इंटरेस्ट है, तो ये अगेन एक रीजन है कि सब्सिडी को ना बेचा जाए। Then the different attitudes of lease will also influence interest cover. Plendal will show lower finance costs due to shorter leases than Hellaway, despite the amount of leased of PP being similar. पैरेंट और सब्सिडी दोनों के पास सिमिलर अमाउंट की लीज्ड एसेट्स हैं, लेकिन दोनों का पैटर्न अलग है। पेरेंट जनरली शॉर्ट टर्म 3 साल के लीजेस करता है, तो इनका फाइनेंस कॉस्ट कम होगा। सब्सिडी 10 साल के लीजेस करता है, तो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होगी। अब यही चीजों पर डिस्कशन करते हुए कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया है? Overall, the group is performing reasonably well, but Hellaway company appears to be the most successful part by far. Disposing of this means that Plundle Group can invest the cash in the core business, but this seems to be performing worse than the Hellaway company. ओवरऑल ग्रुप परफॉर्म अच्छा कर रही है, लेकिन ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस Hellaway कंपनी की है। अगर हम इसको बेचकर अपने बिजनेस में मजीद पैसा लगा भी देते हैं तो भी परेशान होने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब्सिडी ग्रुप से अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। तो ये तो एक आइडियल सोल्यूशन है, एक बेंचमार्क सोल्यूशन है। इसका अगर आप 60-70% भी हिस्सा लिख देते हो, इसमें से 60-70% बातें भी लिख देते हो, अपनी अंग्रेजी में भी लिख देते हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप इसके अंदर मोर देन पासिंग मार्क्स बआसानी सिक्योर कर लोगे। तो ये था हमारा सितंबर और दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट का सेक्शन सी का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी से पर्टेनिंग एक पार्ट और ज्यादा मेजर पार्ट रेशियो एनालिसिस से पर्टेनिंग था। आई होप ये सवाल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका। आज की अपनी इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखना है। थैंक यू।